आप लोगों के साथ में ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप लोग करते हैं बहुत बड़ी-बड़ी ब्लंडर्स, क्योंकि आप लोग करते हैं बहुत बड़ी-बड़ी मिस्टेक्स। देखिए, जहाँ बहुत तक सारे ऐसे रिज़्यूम रिव्यू करने की बात है, कोई भी रिज़्यूम को रिव्यू करने के लिए मुझे सिर्फ़ 2 मिनट लगता है। देखें, सबसे पहले क्या है कि आपको अपनी कैपेबिलिटीज़ बढ़ाने की ज़रूरत है। अभी 1 महीना पहले की बात है, मेरे पास में एक रिज़्यूम आया था, आपको मालूम है? वो रिज़्यूम कितने पेज का था? वो रिज़्यूम था 16 पेज का। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहसिन खान, कैसे हैं आप लोग? आज मैं जो टॉपिक आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो बहुत ही अहम है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। हम लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो बेचारे जॉबलेस हैं। हम लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो जॉब में हैं, लेकिन नए जॉब की तलाश में हैं। हम लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो एप्लीकेशन फाइल कर परेशान हो चुके हैं, लेकिन उनको प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। हम लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो इंटरव्यू के लिए वेट कर रहे हैं और उनका इंटरव्यू का कॉल नहीं आ रहा है। हम लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जिनका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा है। क्या आपने कभी किसी से डिस्कस किया है? क्या आपने कभी अकेले में खुद को एनालाइज किया है कि मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है? मैं आपको बताता हूँ, आप लोगों के साथ में ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप लोग करते हैं बहुत बड़ी-बड़ी ब्लंडर्स, क्योंकि आप लोग करते हैं बहुत बड़ी-बड़ी मिस्टेक्स। बहुत सारे ऐसे बंदे हैं हम लोगों में से, जिनको मैं खुद जानता हूँ पर्सनली। एक ही रिज्यूम को मल्टीपल कंपनी में मल्टीपल पोजीशन पे अप्लाई करते हैं। ना तो वो लोग जॉब की जॉब डिस्क्रिप्शन देखते हैं, ना तो वो लोग जॉब का नेचर ऑफ जॉब देखते हैं। ज़रा आप सोचें, आप एक ही रिज्यूम को पिछले 15 साल से, पिछले 10 साल से मल्टीपल जॉब्स में अप्लाई करेंगे, तो आपका इंटरव्यू कॉल कैसे आएगा? लेकिन इसके बावजूद भी मैं आपको बहुत सारे की पॉइंट्स बताता हूँ, जिसकी वजह से आप लोगों का इंटरव्यू कॉल नहीं आता है और आप लोगों का रिज्यूम शॉर्टलिस्ट नहीं होता है। देखिए, जहाँ तक रिज्यूम रिव्यू करने की बात है, कोई भी रिज्यूम को रिव्यू करने के लिए मुझे सिर्फ 2 मिनट लगता है। 2 मिनट मेरे लिए काफ़ी है रिज्यूम को रिव्यू करने के लिए, क्योंकि मैंने हज़ारों रिज्यूम रिव्यू किए हैं विद मल्टीपल कंपनीज़ और कंपनीज़ के एचआर और उनके डायरेक्टर्स के साथ में। अभी मैं आपको एक छोटा-सा इंसिडेंट बताता हूँ, एक वाकया बताता हूँ। 1 महीना पहले की बात है, एक मेरे बहुत ही अज़ीज़ दोस्त ने मुझे कॉल किया और मुझे बोला, "मोहसिन भाई, एक वैकेंट पोज़ीशन है और टाइटल है सीनियर मैकेनिकल टेक्नीशियन स्टैटिक एंड पाइपिंग विद कमीशनिंग एक्सपीरियंस।" उसके बाद मैंने भी सोशल मीडिया पे डाल दिया, बहुत सारे रिज्यूम आए। उन्होंने भी डाला, बहुत सारे रिज्यूम आए। ड्यूरिंग शॉर्टलिस्टिंग क्या होता है, अभी गौर से सुनिएगा। ड्यूरिंग शॉर्टलिस्टिंग जब क्लाइंट रिज्यूम को ओपन करता है शॉर्टलिस्टिंग के लिए, तो टाइटल क्या था? टाइटल था सीनियर मैकेनिकल टेक्नीशियन स्टैटिक एंड पाइपिंग विद कमीशनिंग एक्सपीरियंस। लेकिन रिज्यूम जब खुलता है, तो टॉप ऑफ द रिज्यूम क्या मेंशन रहता है? सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, ट्राई गैस सील, टरबाइन, गैस टरबाइन, सील प्लान, बेयरिंग। रिज्यूम रिजेक्टेड। रिज्यूम रिजेक्ट क्यों हुआ आपका? क्योंकि आपने इरेलीवेंट रिज्यूम भेजा है। अभी मैं आपको बताता हूं, किसी भी जॉब में अप्लाई करने से पहले क्या क्या चीज ध्यान देना है, गौर से सुनिएगा। देखें, सबसे पहले क्या है कि आपको अपनी कैपेबिलिटीज बढ़ाने की जरूरत है। सपोज करें कि आप एक स्टैटिक टेक्नीशियन हैं या स्टैटिक इंजीनियर हैं, तो आपको थोड़ा सा रोटेटिंग पे ध्यान देना होगा। और अगर आप एक रोटेटिंग टेक्नीशियन हैं या रोटेटिंग इंजीनियर हैं, तो थोड़ा सा आपको स्टैटिक पे ध्यान देना होगा। हम लोगों को फील्ड में 2-3 टाइप की जॉब आती है। अभी सपोज करें एक एक आती है स्टैटिक इंजीनियर की, एक आती है रोटेटिंग इंजीनियर की। लेकिन एक पोजीशन ऐसी आती है जिसमें 50% रोटेटिंग का भी एक्सपीरियंस चाहिए और 50% स्टैटिक का भी एक्सपीरियंस चाहिए, और वो होती है मैकेनिकल इंजीनियर और मैकेनिकल टेक्नीशियन। तो उसमें आपको वर्सटाइल होना पड़ेगा अगर आपको मार्केट में सर्वाइव करना है। ठीक है, अभी हम लोग आते हैं रिज्यूम के लेंथ पे। अभी 1 महीना पहले की बात है, मेरे पास में एक रिज्यूम आया था, आपको मालूम है?
वो रिज्यूम कितने पेज का था? वो रिज्यूम था 16 पेज का। जब मैं उस रिज्यूम को खोला तो मुझे बहुत ही हंसी आई। मैंने अपने कलीग से बोला कि मैंने आज एक रिज्यूम नहीं पढ़ा हूँ, मैं पहले रामायण पढ़ा हूँ, उसके बाद मैं महाभारत पढ़ा हूँ। तो ऐसा रिज्यूम वन शॉट में रिजेक्ट हो जाता है। देखें, एक्चुअल रिज्यूम का लेंथ कितना होना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। अगर आपका एक्सपीरियंस 10 से 15 साल का है तो 3 पेज से ज्यादा आपका रिज्यूम नहीं होना चाहिए, 3 पेज मैक्सिमम। अगर आपका एक्सपीरियंस 20 to 24 ईयर्स के बीच में है तो आपका रिज्यूम का लेंथ मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 to 5 पेज का होना चाहिए। इतना काफी है, ठीक है। अभी दूसरे पॉइंट पे आते हैं। देखिए, जब क्लाइंट रिज्यूम आपका ओपन करता है तो रिज्यूम का जो फॉर्मेट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो क्लाइंट जब रिज्यूम ओपन करता है ना, तो एक फॉर्मेट ओपन होता है, तो क्लाइंट को लगता है वाह क्या रिज्यूम है। पहली चीज तो ये, रिज्यूम का फॉर्मेट बहुत अच्छा होना चाहिए। उसके बाद में रिज्यूम का कंटेंट। कंटेंट का मतलब है कि जॉब डिस्क्रिप्शन से आपका रिज्यूम कितना परसेंट मैच कर रहा है। शॉर्टलिस्टिंग के टाइम पे क्लाइंट ये दो चीज देखता है, रिज्यूम का फॉर्मेट और रिज्यूम का कंटेंट। अभी सपोज करें आपके पास में एक जॉब आती है रोटेटिंग टेक्नीशियन की, रोटेटिंग इंजीनियर की, लेकिन आपका रिज्यूम जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से मैच नहीं कर रहा है। आप क्या करेंगे? आप किसको कॉल करेंगे? आप किससे बात करेंगे? इन सब टाइम पे आपको कोई हेल्प करने वाला नहीं है। तो ये सब टाइम पे आपको खुद ही हेल्प करना है। मैं आपको बताता हूं कि आपको करना क्या है। आपको सिर्फ गूगल पे जाना है। गूगल पे जाके आपको लिखना है रोटेटिंग इंजीनियर जॉब डिस्क्रिप्शन सऊदी अरामको, रोटेटिंग इंजीनियर जॉब डिस्क्रिप्शन कतर एनर्जी, रोटेटिंग इंजीनियर जॉब डिस्क्रिप्शन एक्सॉन मोबाइल। मल्टीपल जॉब डिस्क्रिप्शन आपके पास में रोटेटिंग इंजीनियर का आ जाएगा। आप क्या करें, 100% कॉपी पेस्ट मत करें, वहां से कंटेंट लें और उस कंटेंट के बेस से अपना रिज्यूम बनाएं। उसके बाद आप अप्लाई करें। आपका रिज्यूम जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से रिलेवेंट होना चाहिए, तभी आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होगा। तो पहला क्या पॉइंट हो गया? रिज्यूम का लेंथ, रिज्यूम का फॉर्मेट और रिज्यूम का कंटेंट। आजकल मार्केट में एटीएस फॉर्मेट रिज्यूम चल रहा है। एटीएस फॉर्मेट में अगर आप बना सकते हैं तो आप बना लें। एटीएस फॉर्मेट काफी अच्छा रिज्यूम है, आप इस फॉर्मेट में जरूर बनाएं। और अगर एक आप दूसरे फॉर्मेट भी बनाना चाहते हैं तो आप उसमें भी बना लें। लेकिन आप जो भी XYZ फॉर्मेट में आप रिज्यूम बनाए हैं, लेकिन एक रिज्यूम एटीएस फॉर्मेट में जरूर बनाएं। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ रिज्यूम के साथ में आपके साथ में आता हूं। मैं वो रिज्यूम आपके स्क्रीन पे शेयर करूंगा और उसके कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स मैं बताऊंगा। कुछ अच्छे रिज्यूम भी मैं रिज्यूम करूंगा, कुछ खराब रिज्यूम भी मैं रिज्यूम करूंगा। और मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप लोग कहाँ पे मिस्टेक करते हैं। देखिए एक चीज और, आप किसी भी कम्युनिटी के हैं, आप दुनिया में कहीं के भी हैं, आप किस कंट्री के हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। और दूसरी बात, ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये मेरा वीडियो उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो बेचारे नीडी लोग हैं, जो बेचारे जॉबलेस हैं, जो बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं, ताकि ये वीडियो उन लोगों की हेल्प कर सके। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।